इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है। पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। यही कहता हूं कि अगर आपको दर्शक बनना है तो एक जिम्मेदारी का काम है। ये हुले लेले का काम नहीं है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का लेके आप उसको वायरल कराते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या आपके घरों में भी, आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना। उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम। निडर, निष्पक्ष और जनता की आवाज उठाने वाला एक पत्रकार रवीश कुमार। आज हम इनसे जानेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है और कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पत्रकारिता जो है वो पूरी तरह से पेड हो गई है। पत्रकारिता जो है उसे अब हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक तरफ गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लूटियन मीडिया है। तो चलिए इनके बारे में हम जानेंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। जर्नलिज्म के बारे में आज कहा जाए वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उसे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। आज की मीडिया को आप देखिए, उनकी भाषा शैली को सुनिए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी न्यूज में नहीं, किसी युद्ध के मैदान के क्षेत्र में हैं। एक दंगई बनाने वाली भाषा शैली होती है उनकी। सोच समझ के कहता हूं कि जब टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है। वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। तो आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं? आज की मीडिया के जो टॉप शोज है उनके नाम देखे आपने कैसे होते हैं? दंगल, आर पार, गूंज, महाभारत। उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम। आप इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं कि वो अपने प्रोग्राम के लिए कितना मेहनत करते हैं। सच बात है, कोई नहीं करता है। ये ड्रामाबाजी बंद होना चाहिए। सच्चाई बात यह है, कोई पढ़ के नहीं आता है और जाकर वहां पर बैठकर अपने मैनरिज्म का प्रदर्शन करता है ना, कि थोड़ा आप डाइटिंग कर लिए हैं तो फिट लगते हैं, जिम में है तो बाइसेप्स अच्छा है। ये जर्नलिज्म नहीं है ना। जर्नलिज्म का मतलब है इंफॉर्मेशन लाना और देना। मैं अपने प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स नहीं बनाने देता। बहुत रेयर होता है तो वो मान भी गए हैं, उनको समझाया जाके कि नहीं आप मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि अगर आपको दर्शक बनना है तो एक जिम्मेदारी का काम है। ये हुले लेले का काम नहीं है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का लेके आप उसको वायरल कराते हैं। और आज की मीडिया की एंकरिंग पर क्या कहते हैं रवीश जी, ये जरा आप सुनिए। खत्म हो गया है, वो पहले खत्म हो गया था। 2014 के पहले तो वो तालिबान आ गया, तालिबान चलता था हर चैनलों पे। एक चैनल पे दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है ना। और कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अभी भी खोज रहे हैं। वो अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए, अभी भी खोज रहे हैं। तो भूत खोजते हैं। क्या आप इसकी पढ़ाई इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि रात को जाके भूत खोजेंगे? आप खोजिए फिर, मुझे तो इसका कुछ कहना नहीं है। फिर कहना बहुत जरूरी था। दर्शक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये हंसी मजाक का नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि आज की मीडिया उन लोगों को बुला रही है अपने शो पे, अपने डिबेट शो पे, जो जनता में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को दंगई बनाने का काम करते हैं, जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इस प्रोसेस में एक ऐसा मीडिया आ गया है जिसके पास इतना पावर है, जिसका काम था कि व्हाट्सएप में या ट्विटर में इस तरह के जो गुंडे लोग आ गए हैं, जो राजनीति में हम मान्यता दे रहे हैं। आईटी सेल के लोगों को हम बुलाते हैं टीवी के चैनल शो में, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, गलत वीडियो जारी करते हैं, उनको हम टीवी के डिबेट में बुला के मान्यता देते हैं। तो मीडिया जो है वो इस खेल में लग गया है। अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें
तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है। आपको भी ये बात पता होगी कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता जो है वो रवीश कुमार जी से बहुत दूर भागता है, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो इनसे इंटरव्यू देने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरव्यू कौन लेगा? अक्षय कुमार। और गोदी मीडिया जब इंटरव्यू लेगी तो क्या पूछेगी कि आप थकते क्यों नहीं, आप कितने घंटे काम करते हैं, आप सोते क्यों नहीं? तो इस पर क्या कहते हैं रवीश कुमार, जरा सुनिए आप। आत्मक इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास नहीं आते, प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू देते हैं, नहीं आते हैं, वो उनकी समस्या है, मैं उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, उनका अपना बिजनेस है, ठीक है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू किसने सीख किया? आप तो इंटरव्यू मांगेंगे ना, क्या अक्षय कुमार ने इंटरव्यू मांगा? वो इंटरव्यू कहाँ एडिट हुई थी? कितना पैसा लगा था उसमें? ये जर्नलिस्टिक काम है, तो पूछना चाहिए। तो वो उनका अपना है, तो वो नहीं आते हैं। ये सवाल तो है कि इतनी बड़ी पार्टी एक आदमी के पीछे IT सेल खोल के बैठी हुई है, बताइए साहब। इसमें आप देखिए कि ये चीज़ अच्छा नहीं है संदीप। अगर स्टेट किसी जर्नलिस्ट को इस तरह से चेज करे, ये अच्छा नहीं है। अपने पेरेंट्स के चेक कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का कॉपी चेक करो सबसे पहले घर में, कि दहेज का कितना सामान आया था, और कश्मीर पे राय देने वाले डैडी जो हैं 20 साल में कश्मीर पे कितनी किताबें पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो उन्हें अशोक पांडे वाली कश्मीर पे किताब ले आके दे दो, बेसिक किताब है, आगे और पढ़ लेंगे। अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि मीडिया जगत जो है वो 2 भाग में बट चुका है। तो इस पर रवीश जी ने कितना शानदार जवाब दिया, इसे सुनिए आप। राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया, फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए, बस किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात। 1 मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहाँ से निकल के वहाँ से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। और आज के समय की सबसे दुखद बात कि मीडिया जगत ने लोगों को इस तरह से गुमराह कर दिया है। अब सरकार के खिलाफ कहना मतलब खुद पर देशद्रोह का टैग लगाना। एक और दिक्कत हो गई है, ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख में। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते। आज का अगर माहौल होता तो, लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जिनका नाम जस्टिस नहीं बन पाए, इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए क्योंकि वो खड़े नहीं बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं उससे कोई फर्क। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा, क्या कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस, उससे तुलना करना चाहते हैं आप? तो किस चीज से तुलना करते हैं आप? उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था मैं फंस भी सकता था। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। आपने उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूं, मैं अपना करता हूं। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और सवाल क्या हो सकता है? आप बताइए कि 10 लाख लड़के जो अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिले, उस पर मैं 6 महीना करता हूं, तो एक तरफा कैसे है दोस्त?
आखिरी सवाल हाँ? रवीश, आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं, अगर मैं 30 दिन उसमें करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? अभी का जो दौर है कुछ ऐसा हो चला है कि बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को लोग सपोर्ट करें, ठीक है, मतभेद हो सकता है, आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, ये पहले भी होता था। हमने अपने पहले पापा दादाजी सबके ज़माने में ये सारी चीज़ों को देखा है, उनको डिबेट, उनको मतभेद करते देखा है, लेकिन मन भेद नहीं देखा। और आज के टाइम में क्या है कि अब लोग आपको गालियां देते हैं अगर आप उनकी विचारधारा से मैच नहीं कर सकते। हो सकता है आपको कोई और पसंद हो, पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कोई और पसंद हो, लेकिन आपकी विचारधारा ना मिले तो आप किसी को पर्सनली अटैक कर दे, तो ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आप किस हद तक भक्ति कर रहे हैं। इतनी भक्ति माता पिता की कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता।